साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों आप सभी जानते हैं, हमारा प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के मैंने 5 प्रकार बताए थे कि समास प्रकरण 5 प्रकार का होता है। इसमें प्रथम केवल समास, द्वितीय अव्ययभाव समास और तीसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के मैंने आपको 6 भेद बताए थे, जिसके अंतर्गत आज हम चतुर्थी तत्पुरुष समास इस विषय पर अध्ययन करेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है चतुर्थी तद अर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। क्या होता है? चतुर्थी तद अर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, यानी के चतुर्थ्या अंत के अर्थ के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा अर्थ के लिए बलि, हित, सुख तथा रक्षित शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। किन शब्दों के साथ में? बलि, हित, सुख और रक्षित, इन शब्दों के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या बताया गया है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास जो होता है कि वो अर्थ से निमित्त जो वस्तुएं होती हैं उसके वाचक पद के साथ बलि यानी के उपहार, हित यानी के कल्याण, सुख और रक्षित यानी के सुख और रक्षित माने रखा हुआ, इन शब्दों के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास को समझने के लिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या होगा। जैसे हमने कल तृतीया तत्पुरुष समास पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बताया था? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और चतुर्थी तत्पुरुष समास में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कारक विभक्ति चिन्ह बताए थे, कौन कौन से बताए थे? कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, यानी कि तृतीय में क्या होता है? जिसके लिए कार्य किया जाता है। और चतुर्थी में क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि तृतीय में क्या होता है? जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि इसके द्वारा ये कार्य किया गया। नखों के से क्या किया गया? नखे भिन्ना, नखों से फाड़ा गया। और चतुर्थी में क्या होता है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं। पहला यूप दारू। कौन सा? पहला हम उदाहरण लेते हैं यूप दारू। यूप दारू में का अर्थ क्या होगा कि यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी, यानी कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें क्या है? यूप दारू में क्या है? यज्ञ के लिए लकड़ी, यानी कि यज्ञ के लिए लकड़ी लाना। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो चतुर्थी एक वचन में क्या आएगा? रामाय। तो इसमें क्या आएगा? यूपाए। क्या आ जाएगा इसमें लौकिक विग्रह में? यूपाए। और जब इसका हम वो करेंगे तो इसमें क्या आएगा? यूपाए दारू। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह करते समय इसका क्या आएगा? अलौकिक विग्रह में क्या आएगा इसका? अब हमारा चतुर्थी में एक वचन में क्या है? ये। क्या है? ये। तो हमारा यहाँ आ जाएगा यूप गे दारू सु। इसके बाद हम एक उदाहरण और लेते हैं, जो है हमारा भूत बलि। क्या है? भूत बलि। इसका अर्थ हम लेते हैं तो क्या होगा? भूतों के लिए बलि, यानी कि भूतों के लिए बलि दी जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भूतों के लिए। अब यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पर एक भूत के लिए बलि दी जा रही है, यहाँ पर एक से अधिक भूतों के लिए बलि दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भूते भय। क्या आ जाएगा यहाँ पे? भूते भय, यानी कि भूतों के लिए बलि दी जा रही है। तो हमारा आ जाएगा भूते भय बलि।
भूते भय बलि। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत है तो गे एक वचन, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में क्या आएगा, भ्यस आएगा। इसके लौकिक विग्रह में हमने इसमें चतुर्थी एक वचन का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर भूतों के लिए यानी कि एक से अधिक व्यक्ति के लिए कार्य किया जा रहा है, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर भूत हैं। तो इसमें क्या है, भूते भय बलि। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, भूते भय बलि के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि भूत के लिए बलि दी जा रही है। तो इसके अंतर्गत अब क्या है कि जैसे हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत है भूते भय बलि, तो इसमें जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह में करते समय क्या आ जाएगा, भूत भयस बलि सु। तो क्या हो जाएगा हमारा, भूत भयस और बलि सु। इस प्रकार से यदि हम और उदाहरण इसके देखना चाहें तो चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे गोहितम, क्या है, गोहितम। गोहितम का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे, इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, गायों के लिए हित। तो इसमें भी क्या है, एक से अधिक गाय के लिए बताया गया है। तो इसका मतलब गाय एक वचन में नहीं है, गाय हमारी किस में है, द्विवचन या बहुवचन में है। अब हमें क्योंकि ये इस चीज का कैसे ध्यान करना है, गोहितम यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे गोभय हितम, लौकिक विग्रह में क्या आ जाएगा, गोभय हितम। जैसे रामया रामयो रामेभ्य, रामेभ्य में क्या हो जाएगा, रामेभ्य हमारा हो जाएगा बहुवचन में, यानी कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। और जब हम इसमें अलौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, भयस। तो इसमें क्या आ जाएगा, गो भयस हित अम। यहाँ पर अम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सु नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गो भयस हितम अम, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक किसी भी वस्तु के लिए या गाय के लिए जो बात की गई है, गाय एक नहीं है, इसमें एक से अधिक गायों के लिए बात की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अम आ जाएगा, यहाँ पर सु नहीं आएगा। एक उदाहरण हम और देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारा है गो सुखम। क्या है, गो सुखम। गो सुखम का जब हम लौकिक विग्रह क्या करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गवे सुखम। क्या हो जाएगा, गवे सुखम। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में क्या आ जाएगा, गवे सुखम के अंतर्गत गव, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसके सुखम के अंतर्गत आ जाएगा गव। ये क्या है, द्विवचन में क्या है हमारा, भयाम। तो क्या आ जाएगा, गव भयाम सुख अम। यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, अम लेकर आएंगे, यहाँ पर हम सु नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा ये एक कर्ता कारण में नहीं है, ये क्रम में है। उसके बाद एक उदाहरण हम लेते हैं, गो रक्षितम। क्या लेते हैं, गो रक्षितम। गो रक्षितम, जब इसका अर्थ होगा गायों के लिए रक्षित। गायों, गो रक्षितम में क्या होगा, गायों के लिए रक्षित। यहाँ पर एक से अधिक गाय के लिए बात की जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह के अंतर्गत क्या हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक गाय के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी कि गो रक्षितम। गो रक्षितम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पे गो
जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे चतुर्थी में, तो चतुर्थी में क्या हो जाएगा, गोभ्य रक्षितम। और जब हम इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, गो भयस रक्षित अम। क्या आ जाएगा, गो भयस रक्षित अम। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक गाय के लिए बात की जा रही है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति के लिए या एक से अधिक किसी भी वस्तु या जानवर के लिए या इंसान के लिए बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक वचन में एक विभक्ति यानी कि ज्ञ, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में क्या आएगा, भ्यस आएगा। और जब हम रूप चलाते हैं, जैसे राम के रूप चलते हैं, हरि के रूप चलते हैं, तो उसी प्रकार से संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में हमें उस शब्द का ध्यान रखना है। जब हम उस शब्द का या पद का ध्यान रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो पद है या जो हमारा जिसका हम समास विग्रह कर रहे हैं ये किस विभक्ति और किस वचन का है, तभी हम उसका लौकिक और अलौकिक विग्रह कर पाएंगे। तो छात्रों, हमारा ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो भी मैंने उदाहरण बताए हैं, इन उदाहरणों को एक बार अच्छी से देख लेना। चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या है कि हमें चतुर्थी विभक्ति का ध्यान रखना है और सुबंत में भी चतुर्थी का ही ध्यान रखना है। यदि एक वचन में है तो हम गे लाएंगे, द्विवचन में है तो भ्याम लाएंगे और बहुवचन में है तो हम भ्यास को लेकर आएंगे। संप्रदान के अंतर्गत चतुर्थी के में क्या होता है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर जो भी कार्य है, जैसे गो रक्षितम गायों के लिए रक्षा करना, यूप दारू स्तंभ के लिए लकड़ी लाना, भूत बलि भूतों के लिए बलि देना, यानी कि किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का पता चल जाए कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो कंफर्म हो जाए कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए, जिससे आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देख सकें।